नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी तलाक। मानो और रेखा की शादी को 4 साल होने आए थे, पर उन्हें देखकर यही लगता था कि नवविवाहित जोड़ा है। दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जीते थे और एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। ऐसे आदर्श दंपति के तलाक की खबर हर किसी के लिए धमाके जैसी ही थी। पड़ोसियों के साथ साथ काम वाली, सब्जी वाला, सभी हैरान थे कि इन दोनों में ऐसा क्या हुआ जो तलाक की नौबत आ गई। सभी जानना चाहते थे कि हुआ क्या है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके घर जाकर सवाल करने की। आज जब पास की दुकान में रेखा सामान लेने गई तो उसे वहां सीमा मिल गई। सीमा और रेखा ना सिर्फ पड़ोसी थे, बल्कि सुख दुख के साथी भी थे। पर अब तक रेखा ने उसे अपने तलाक के बारे में कुछ ना कहा, ना अपना कोई दुख साझा किया था। इसलिए सीमा थोड़ी झिझकते हुए रेखा से बोली, सब ठीक है ना रेखा? हाँ भाभी, अब तक तो सब अच्छा है, आगे का पता नहीं। यह कहकर रेखा हंसने लगी। सामान लेने के बाद दोनों साथ ही दुकान से निकले और घर की तरफ चल दिए। हालांकि सीमा के मन में बहुत से सवाल थे, पर वो पूछ नहीं पा रही थी। इसी कश्मकश में घर आ गया। चलिए भाभी, मैं खाना बनाने में लगती हूँ, बाद में मिलते हैं हम लोग। बहुत दिन हो गए हमने बैठकर गप्पे नहीं मारी। रेखा ने अपने घर का मुख्य द्वार खोलते हुए सीमा से विदा ली। सीमा से अब रहा नहीं गया और वो बोल ही पड़ी, बाद में कब मिलोगी रेखा? अब तो शायद तुम यहाँ रहोगी भी नहीं ना। मुख्य द्वार खोलते खोलते रेखा के हाथ वहीं रुक गए और वो सीमा की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, भाभी मैं कहाँ जाऊंगी अपना घर छोड़कर? और बाद में मिलने का इसलिए बोला मैंने क्योंकि मानो के कुछ दोस्त को आज आना है रात के खाने पे, तो उसकी तैयारियां करनी है मुझे। और आपको तो पता है ना, जब हमारी बातें शुरू होती है तो समय का पता नहीं चलता। सीमा के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिख रही थी और वो भी बोल ही पड़ी, जिस पद से तलाक लेने वाली हो उसके दोस्तों के लिए इतना परेशान क्यों होना है तुम्हें? तलाक? मैं किससे तलाक लेने वाली हूँ? रेखा ने असमंजस भरी निगाहों से सीमा को देखते हुए पूछा। सीमा, अरे मानो से ही तलाक लोगी, और किससे? रेखा, और ये आपसे किसने कहा कि मेरा और मानो का तलाक होने वाला है? सीमा, सारे मोहल्ले को पता है, यहाँ तक कि सब्जी वाला, कपड़े वाला और काम वाली तक को पता है। अब तो रेखा की हैरानी परेशानी में बदल गई थी। उसने सीमा को अंदर आने के लिए कहा। तभी रेखा का फोन बजने लगा। हाँ मानो, बोलो, क्या हुआ सुमित को? अच्छा कोई बात नहीं, शनिवार को रखते हैं। वैसे सच पूछो तो आज का कार्यक्रम स्थगित करके तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता कर दी है। हाँ हाँ सब ठीक है, बस घर आओ, शाम को फिर विस्तार से बताऊंगी कि क्या सहायता की तुमने आज मेरा। चलो ध्यान रखो और मन लगा के काम करो, हंसते हुए रेखा ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सीमा समझ गई कि मानो का फोन था। आज रात में दोस्तों का आना कैंसिल हो गया था। खैर उसे क्या लेना देना, उसे तो घर जाना चाहिए। अब सोचते हुए सीमा ने जैसे ही कदम बढ़ाया, रेखा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि भाभी अब तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, चलिए पहले मेरे तलाक का मुद्दा सुलझाते हैं। अंदर आकर सबसे पहले रेखा ने फ्रिज में से जूस निकाला और 2 गिलास में डालकर ले आई। सोफे पे बैठ के सीमा से पूछा कि अब जरा पूरी बात बताओ भाभी कि ये तलाक का क्या माजरा है। सीमा अब इतना तो जान चुकी थी कि तलाक की बात सच नहीं है, पर अब तो उसे भी उत्सुकता थी पूरी बात जानने की। रेखा के पूछने पर वो फौरन बोल पड़ी, अरे वो तीसरे घरवाली आरती है ना, उसी ने कहा था कि रेखा भाभी और मानो भाई साहब तलाक लेने वाले हैं। अब तो रेखा और परेशान हो गई कि आरती को कैसे पता, क्योंकि उसके साथ तो रेखा की ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। कुछ सोचकर वो उठी और सीमा से बोली, चलो भाभी पता करते हैं कि आखिर मेरा तलाक मोहल्ले में चर्चा का विषय कैसे बन गया। दोनों आरती के घर पहुंची और वहां देखा तो रेखा की दूसरी पड़ोसन सुषमा भी वहीं बैठी हुई थी। अरे सीमा, रेखा यहाँ इस वक्त? आरती ने पूछा। इसके पहले कि रेखा या सीमा कुछ बोलती, सुषमा बोल पड़ी, वैसे रेखा मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ तुम्हारे बारे में जब पता चला। देखो अगर तुम चाहो तो हमसे अपनी परेशानी साझा कर सकती हो।
क्या पता कोई समाधान निकल आए और तलाक की नौबत ही ना आए। देखो हम लोग तुमसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े हैं, तो बस इसी अधिकार से पूछ रहे हैं। जब से तुम्हारे तलाक का पता चला हम सब परेशान हैं। मतलब आपको भी पता है हमारे तलाक का? रेखा सोफे पर बैठते हुए बोली। सबको पता है अब तो। सीमा, सुषमा और आरती तीनों एक साथ बोल पड़ी। रेखा ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आखिर ये बातें शुरू कहाँ से हुई? देख आरती को तो मैंने बताया और मुझे बेला ने बोला था। रेखा के सवाल पर सुषमा ने जवाब दिया। बेला, सुषमा और रेखा दोनों के घर काम पर आती थी। दरअसल जब रेखा नई नई आई थी मोहल्ले में तो सुषमा ने अपनी कामवाली को भेज दिया था मदद के लिए, और तब से बेला दोनों के घरों में काम कर रही थी। हालांकि सुषमा के घर में वो पूरे दिन रहती थी और उसके बच्चों को भी संभाल लेती थी, पर रेखा के घर सिर्फ सुबह के वक्त जाती थी। एक काम करते हैं, बेला से ही पूछते हैं कि माजरा क्या है, सीमा ने सुझाव दिया और बाकी तीनों भी सहमत थी। चारों चली सुषमा के घर की तरफ बेला से मिलने। घर पहुंचकर सुषमा ने बेला को आवाज लगाई। बेला शायद अंदर बर्तन साफ कर रही थी तो आवाज सुनकर अपने हाथ पहुंचते हुए बाहर आई। जी मेम साहब कहिए। बेला ये बताओ, रेखा और मानव के तलाक की बात तुमने कहाँ सुनी थी? और देखो सच सच बताना क्योंकि अब मामला बहुत बिगड़ चुका है। सुषमा ने बेला को थोड़ा सा डराने वाले अंदाज में बोला। बेला पहले तो थोड़ी घबराई, फिर धीरे से बोली कि हमने मेम साहब और साहब की बात सुन ली थी कि अब तो डिवोर्स ही समाधान है, इसलिए हमें लगा कि ये दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। और हमें इतना तो मालूम है कि डाइवोर्स का मतलब तलाक होता है। अब सबकी नजरें रेखा की तरफ थी और वो ये सोच रही थी कि आखिर ऐसी बात हुई कब थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो जोरों से हंसने लगी। सब लोग अब तक नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है। रेखा ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर बताना शुरू किया। दरअसल अब शादी को 4 साल हो गए तो हमने अपना परिवार बढ़ाने का फैसला लिया है, पर मेरे शरीर में मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं मां बनने के लिए शारीरिक रूप से तैयार हूं या नहीं। तो बस इसी सिलसिले में हम लोग एक महिला चिकित्सक से सलाह भी ले रहे हैं। उन्होंने कुछ विटामिन्स दिए और कहा कि तुम्हें और कोई समस्या नहीं है, बस अच्छा खाना खाओ और सबसे जरूरी है रात की अच्छी नींद लेना। पर साथ ही मानव को अपने दफ्तर में पदोन्नति मिली है, जिसकी वजह से उनका काम बढ़ गया है। अब वो घर पर देर रात तक काम करते हैं और उनके लैपटॉप की आवाज से मुझे नींद नहीं आती। इसलिए हम दोनों ने तय किया कि कुछ हफ्तों के लिए हम लोग स्लीप डाइवोर्स ले लेते हैं। इसका अर्थ है अलग अलग कमरे में सोना। उस दिन मानो यही कह रहे थे कि अब तो स्लीप डाइवोर्स ही समाधान है। बेला ने ये सब सुन लिया होगा और सबको जाकर बता दिया कि हमारा तलाक होने वाला है। हे भगवान, सबने अपना सिर पीट लिया। ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। आरती हंसते हुए बोली। इस बात पर सभी हंसने लगे और बेला माफी मांगते हुए अंदर खिसक ली। तभी रेखा सबको चुप कराते हुए बोली, देखो बेला तो पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुम सब तो समझदार हो ना, फिर क्यों इस तरह की बात सुनकर बजाय मेरे पास आने के जाकर दूसरों को बताने लगे। इस बात पर सबने रेखा से माफी मांगी और कहा कि हमें डर था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तभी सुषमा अंदर जाकर मिठाई लेकर आई और सबको खिलाते हुए बोली कि चलो अब ये खुशी है कि हमारे मोहल्ले के लवर्स अलग नहीं होने वाले, बल्कि वो तो 2 से 3 होने वाले हैं। और इस बात का अब हम सब ध्यान रखेंगे कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी टूटते रिश्ते। बबली स्कूल से वापस आई तो उसकी मम्मी कंचन ने कहा, बबली सीधे ऊपर आ। बबली ने जिद करते हुए कहा, मम्मी अभी ताई जी से चीज लेकर आती हूँ। लेकिन कंचन ने डांटते हुए कहा, सीधे ऊपर आती है या वहीं आकर तेरी पिटाई करूं? खबरदार जो ताई जी के कमरे में गई। बबली डर गई और सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई। माँ के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी, आपको पता है ना
ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती हैं। अभी स्वीटी भी आ रही होगी, वो सारी चीजें उसे दे देंगी। मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, वो मुझे देंगी भी नहीं। कंचन जी ने कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास गई। और स्वीटी को भी मैं देख रही हूँ, उसे भी आते ही सीधा ऊपर बुलाती हूँ। तभी नीचे स्वीटी की बस आकर रुकी। कंचन जी ने उसे भी बुला लिया। दोनों बहनें अपनी मम्मी से बहुत गुस्सा थी। स्वीटी ने आते ही पूछा, मम्मी क्या हो गया, ताई जी से कोई बात हो गई है क्या? कंचन ने कहा, तुम बच्चे हो, इस बात में मत पड़ो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम्हारे पापा गए हैं किराए का मकान खोजने, मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बबली बोली, लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। कंचन जी ने कहा, बोला ना कुछ नहीं हुआ, चलो खाना खाकर पढ़ने बैठो। दोनों बहनें कानापूसी करते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को पूरे घर का माहौल बदला हुआ था, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। कन्हैया लाल जी, उनकी पत्नी शांति, उनका बेटा रोहन, तीनों ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। इधर कंचन जी और उनके पति रमेश जी बहुत कम बात कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को आंगन में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरे में कैद थे। बबली और स्वीटी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात है। अगले दिन सुबह कंचन ने दोनों बेटियों को जल्दी उठा दिया, सारा सामान पैक करके तैयार होकर बैठ गई। थोड़ी देर में गाड़ी आ गई जिसमें सामान चढ़ा दिया गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बेटियां ताऊ जी और ताई जी को देखना चाह रही थी, लेकिन वे दोनों अपने बेटे रोहन के साथ अपने कमरे में बंद थे। कुछ देर में रमेश जी कंचन और दोनों बेटियों को लेकर वहां से चल दिए। बबली और स्वीटी दोनों रोते हुए ताई जी के कमरे के दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कंचन जी दोनों को खींचते हुए ले गई और गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में गाड़ी अपने मंजिल की ओर रवाना हो गई। सालों से जो परिवार एक साथ रह रहा था, अचानक सब बिखर गया। रमेश जी और कंचन एक किराए के मकान में चले गए थे। नए घर में पहुंचकर कंचन जी सामान सजाने लगी। बबली और स्वीटी दोनों एक जगह बैठकर खामोशी से सब देख रही थी। रमेश जी ने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, बेटा हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही है वहां से आते हुए, लेकिन तुम नहीं जानती उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारी पुश्तैनी साड़ी की दुकान बीच बाजार में है। पिताजी के जाने के बाद से हम दोनों भाई वो दुकान चला रहे हैं। सारा हिसाब भाई साहब देखते थे, लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताए बगैर रोहन को नई दुकान खुलवा दी। उस दुकान में पैसा लगा, वो हमारी दुकान से ही आया था। जब मैंने पूछा तो कहा उस नई दुकान पर केवल उनके बेटे का हक है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा, तेरी तो लड़कियां हैं, तुझे क्या करना है, उनकी शादी का खर्च भी तो इसी दुकान से निकलेगा। इतनी बेईमानी सहकर मैं मकान और दुकान में से अपना हिस्सा मांगा तो भाई साहब ने कहा, जैसे रह रहे हो वैसे रहो, कुछ नहीं दूंगा। इसलिए हम अलग होकर आ गए। मैं अब कपड़े की सप्लाई का काम करूंगा। यकीन नहीं होता कि बड़े भाई होकर सारे बिजनेस और मकान पर कब्जा करके बैठ गए। बबली और स्वीटी को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंचन और रमेश ने उनके मन में ताऊ जी और ताई जी के लिए नफरत भर दी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब कभी कभी बाजार में या स्कूल से आते जाते रोहन या ताई जी दिख जाती थी तो दोनों बेटियां उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। इसी तरह 4 साल बीत गए। इस बीच दोनों परिवार में कोई बात नहीं हुई। सौरभ जी ने कपड़ों की सप्लाई का काम अच्छे से जमा लिया था। दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थी। अपने कमाई से उन्होंने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था। एक दिन रात के 2 बजे कन्हैया लाल जी के मोबाइल की घंटी बजी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद बंद हो गई। कन्हैया लाल जी ने उठकर देखा तो यह रमेश का फोन था। उन्होंने शांति जी को जगाया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। कन्हैया लाल जी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से स्वीटी की रोने की आवाज आ रही थी। ताऊ जी, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, अचानक बेहोश हो गए हैं, बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। कन्हैया लाल जी ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ।
कन्हैया लाल जी शांति और रोहन को लेकर तुरंत रमेश के घर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने पहुंचकर इंजेक्शन दिया, फिर बताया माइनर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। कन्हैया लाल जी अपनी गाड़ी में सौरभ और कंचन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर शांति जी दोनों बेटियों को संभालने लगी। सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल गया। 2 दिन में रमेश ठीक हो गया। दोपहर के समय शांति जी दोनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। स्वीटी पापा को देखकर रोने लगी। ताऊ जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस आपको फोन कर दिया। एक बार लगा आप बात नहीं करोगे, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। कन्हैया लाल जी बोले, तेरे बाप बाद में है, पहले मेरा छोटा भाई है। कंचन ने कहा, दीदी आज आप लोग ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिए। उनकी बात सुनकर रमेश भी बोल पड़ा, हाँ भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कन्हैया लाल जी बोले, तू बस आराम कर, बाकी सब भूल जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे जाने के बाद हमें पछतावा हुआ, गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरी दोनों बेटियों के नाम कर दी है। कागज घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। रमेश बोला, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा कीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना। शांति जी बीच में रोकते हुए बोली, खबरदार, जो बुरा बोला तो तू मेरा देवर है, पर मैंने रोहन में और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। रोहन को दुकान अलग इसलिए करवाई थी कि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएंगे, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया या हम समझा नहीं पाए। सभी एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, तभी रोहन बोला, क्या अब मेरी बहनें मुझे राखी बांधेंगी? 4 साल हो गए, मेरी कलाई सूनी पड़ी है। यह सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। सब अपने पुराने मकान वापस आ गए और नए मकान को किराए पर दे दिया। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी गांव की चौपाल। शाम का समय था। गांव की चौपाल पर बहुत से लोग इकट्ठा थे। चौपाल पर सरपंच जी अन्य पंचों के साथ बैठे बंसी काका का इंतजार कर रहे थे। सरपंच हरदयाल ने खड़े होकर कहा, क्यों रे हरिया, तूने बताया नहीं था बंसी को पंचायत में आने के लिए? हरिया घबरा गया, मालिक मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह कह भी रहा था आने के लिए, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं आया। सरपंच ने कहा, जा दौड़ के उसके घर और आने में आनाकानी करे तो लठ बजा दियो। हरिया जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी दूर से बंसी काका अपने लड़के श्याम के साथ आते दिखाई दिए। आते ही सरपंच ने पूछा, क्यों रे बंसी, कल हरिया ने तुझे बताया ना था कि चौपाल पर आना है, फिर क्यों नहीं आया? बंसी काका हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सरपंच जी माफ कर दीजिए, सुबह खेत में पानी लगाने गया था, वहाँ एक बाड़ टूटी हुई थी, उसे सही करने में समय का पता नहीं चला, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये सुनकर एक पंच ने कहा, चलो सरपंच जी पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। बंसी काका सिर झुकाए खड़े थे। फिर सरपंच ने आगे कहना शुरू किया, सुन बंसी, तेरे लड़के श्याम ने कल स्कूल में कुंवरपाल के लड़के से लड़ाई की, उसके बाद कुंवरपाल के खेत में इसने अपनी बकरियां छोड़ दी, इसकी सारी फसल खराब हो गई। बंसी काका चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे, लेकिन श्याम ने जवाब दिया, सरपंच जी, झगड़ा इसके लड़के ने शुरू किया था। इसके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब भिखारी स्कूल में क्या कर रहा है, जाकर बकरी चरा। सरपंच ने कुंवरपाल से कहा, कुंवरपाल तेरा लड़का कहाँ है, बुला उसे पूछते हैं। कुंवरपाल बोला, सरपंच जी मेरे लड़के को इसने मारा है, वह तो उठ भी नहीं पा रहा है। सरपंच ने गुस्से में कहा, क्यों रे श्याम, इतनी सी बात पर इतना मारा कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब बंसी काका के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, सरपंच जी एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो, इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, झूठ बोल रहा है, उल्टा इसके लड़के ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर श्याम को पीटा है। देखो, बंसी काका ने श्याम की कमीज उतार कर पीठ दिखाई, चोट के निशान पड़े थे। ये सुनकर कुंवरपाल के पसीने छूट गए। वो तपाक से बोला, यह झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का घर पर पड़ा है,
इसने शाम को बकरी छोड़ी मेरे खेत में, इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। सरपंच बोला, झूठ कौन बोल रहा है, इसके लिए हम बैठे हैं। बुला अपने लड़के को घर से, देखें किसे ज्यादा चोट लगी है। कुंवरपाल कुछ नरम पड़ते हुए बोला, अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाने की क्या जरूरत है, हमें बस फसल का हर्जाना दिलवा दो। सरपंच ने समझते हुए कहा, हाँ तो बंसी ये बता, चल बच्चों का झगड़ा था, चोटें तेरे बेटे को भी आई और इसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी। बंसी काका ने कहा, वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है, मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया और अब फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था, या तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। यह सुनकर कुंवरपाल बोला, हाँ तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बकरी घुसाई होगी मेरे खेत में। ये सुनकर सरपंच बोला, बंसी हर्जाना तो तुझे देना होगा, आखिर फसल खराब हुई है। तभी श्याम बोला, तुम सब पैसे वाले चोर हो, ना इसकी फसल खराब हुई है, ना इसके लड़के को चोट लगी है, सब हमारी जमीन हड़पने के हथकंडे हैं। बंसी काका ने उसे डांटते हुए कहा, चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी उससे उलझने की, तेरे कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बंसी काका ने सरपंच की ओर देखते हुए कहा, मालिक लड़के को नहीं बुला सकते, पर चलकर खेत तो दिखा सकते हैं, वहां जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह लहलहा रही है। कुंवरपाल बोला, क्यों झूठ बोल रहा है बंसी, सारी फसल खराब हो गई, मेरे आदमी अब तक तो उसे खेत से हटा भी चुके होंगे। श्याम ने कहा, बापू इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है, चलो मेरे साथ। और हाँ सरपंच जी, जो करना है कर लो, हम एक पैसा नहीं देंगे। श्याम जबरदस्ती बंसी काका को लेकर घर आ जाता है। श्याम अपनी माँ सुंदरी और पिता बंसी काका के साथ गांव छोड़ देता है, वह उन्हें लेकर शहर आ जाता है। बंसी काका ने कहा, बेटा यहाँ हम क्या करेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं, खेती के अलावा हमें कुछ नहीं आता। यह सुनकर श्याम ने कहा, चिंता मत करो बापू, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। वे तीनों सड़क के किनारे सो जाते हैं। कुछ दिनों में श्याम को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है और उसके पिता को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वे एक झोपड़ी का भी इंतजाम कर लेते हैं। एक दिन श्याम गाड़ी साफ करके शाम को घर वापस जा रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे बैठे थे। श्याम ने पूछा, बाबा क्या बात है, कुछ परेशान हो? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए, मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं हैं। श्याम कहता है, बाबा कहाँ जाना है आपको? बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा मुझे बस से जाना है, 100 रुपए किराए लगेंगे। श्याम ये सुनकर उन्हें अपने पूरे दिन की कमाई 100 रुपए दे देता है। बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे पूरे दिन की कमाई थी, अब तुम क्या करोगे? श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोला, बाबा घर ना होने का दर्द हम जानते हैं, गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब कुछ छोड़ना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज़्यादा जरूरी आपका घर पहुँचना है। उसकी बातें सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल इसी समय मुझे यहीं मिलना, आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। श्याम ने कहा, बाबा 100 रुपए के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे ये वापस चाहिए, कल फिर मेहनत कर लेंगे। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, पर एक बार मेरे कहने पर मिलना जरूर। अगले दिन शाम को श्याम उसी रास्ते से गुजरा, तभी उसे कल की बात याद आ गई। वह कुछ देर वहां रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल गए होंगे। तभी वहां एक कार आकर रुकी, आलीशान गाड़ी, उसकी पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे। बेटा मैं तुमसे मिलने आ गया, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। श्याम गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, बाबा कल तो आप 100 रुपए मांग रहे थे, आज आप गाड़ी में? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया।
तभी किसी चोर ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया। मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। आगे बुजुर्ग ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। श्याम उन्हें अपने घर के पास ले गया। फिर वो अपने माता पिता को वहीं पर ले आया। बुजुर्ग ने कहा, आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा है, इसने मेरी मदद की थी खुद भूखे रहकर। वे बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले गए। श्याम के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और श्याम का दाखिला स्कूल में करा दिया। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने उनका घर और खेत, जिस पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था, उसे छुड़ा दिया। गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम सौंप दिया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब बंसी काका और उनका बेटा श्याम इतने अमीर कैसे हो गए। उसके बाद बंसी काका अपनी पत्नी और श्याम के साथ महीने में एक बार अपने गांव जाने लगे। कभी कभी वो बुजुर्ग भी उनके साथ गांव जाते थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी जादूगरनी का तोता। पहाड़ के ऊपर एक मकान बना हुआ था। उसमें चित्रकला नाम की एक जादूगरनी रहती थी। वह काला जादू जानती थी। पहाड़ के नीचे तलहटी में एक गांव बसा हुआ था, जिस पर जादूगरनी ने अपने जादू से कब्जा किया हुआ था। गांव के लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आ गया तो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर सकती है। इसलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना भी कमाते थे, उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। कई सदियों से यही परंपरा चली आ रही थी। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते थे, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। इसका राज कोई नहीं जानता था। इसी गांव के एक घर में राकेश नाम का एक बच्चा रहता था। उसके पिता खेत में काम करते करते चल बसे। पिता के मरने के बाद राकेश ने खेती का काम संभाल लिया, लेकिन जितना भी अनाज वह मेहनत करके उगाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसे तो हम कभी चैन से रह नहीं पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूँ। राकेश की माँ ने कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने जादू से सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राकेश ने माँ की बात को बीच में काट कर पूछा, लेकिन माँ, कोई तो रास्ता होगा इस सब से बाहर निकलने का। राकेश की माँ बोली, बेटा, मेरी बात मान, जैसा चल रहा है चलने दे। राकेश उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। राकेश अगले दिन से अपने खेत काम पर जाने लगा, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा जादूगरनी में लगा हुआ था। दोपहर को राकेश एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा। वहीं उसके बराबर के खेत के दीनानंद चाचा भी खाना खा रहे थे। दीनानंद चाचा से राकेश ने अपने मन की बात कही। राकेश की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, बात तो ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। राकेश बोला, चाचा, अगर गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चली गई तो मुझे खुशी होगी। आप कोई तरीका बताओ। तब दीनानंद चाचा ने कहा, आज से कई साल पहले गांव में एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वह उसे मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम उससे मिलो, उसका नाम गोपाल है। वह पास ही के एक गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से मिलता नहीं। राकेश बोला, लेकिन क्यों चाचा? दीनानंद जी ने कहा, बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए न भेजा हो। राकेश ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव चल दिया। वहां वह गोपाल के घर पहुंचा। बहुत विश्वास दिलाने के बाद गोपाल ने राकेश से बात की। गोपाल ने कहा,
मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर उसका गला दबाया जिससे वह सोते सोते मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं क्योंकि उसने अपने प्राण एक तोते में रखे हैं। राकेश को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों चाचा? गोपाल ने आगे बताना शुरू किया। बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता, इसलिए उसने उस तोते को पाल रखा है, उसे जादू से जवान बना रखा है। उसके अंदर जादूगरनी के प्राण हैं, इसलिए वह भी जवान बनी रहती है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाएगा। राकेश गोपाल से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जादूगरनी सो रही है और उसके पास ही मेज पर एक पिंजरा था जिसमें वह तोता था। राकेश तोते को हरी मिर्च खाने को देता है। तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर राकेश उससे कहता है, तुम कब तक इस पिंजरे में रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। तोता बोला, मुझे कोई भी इस कैद से बाहर नहीं निकाल सकता। राकेश बोला, कोई तो रास्ता होगा। तोते ने कहा, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी। उसकी जान जाते ही मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर दो जान है। राकेश ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ ना हो? तोते ने कहा, तुम किसी तरह इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। राकेश सारी बात सुनकर वापस आ जाता है। अगली रात वह जाकर देखता है जादूगरनी सो रही है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है, उन्हें जलाकर खिड़की से अंदर फेंक देता है, फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उड़ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन राकेश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही देर में तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह मर जाती है। यह सब राकेश बाहर से देख रहा था। जादूगरनी के मरते ही वह खिड़की खोलकर अंदर जाता है और पिंजरे को बाहर ले आता है। कुछ ही देर में तोता जिंदा हो जाता है। इस तरह राकेश की हिम्मत और सूझबूझ से गांव वालों की जादूगरनी से छुट्टी मिल जाती है। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी गरीब की दोस्ती। साहब, मैं आपका सामान उठा लूं क्या? साहिल अभी बस से उतरा ही था कि किसी की आवाज सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने उसके सामान की तरफ देख रहा था। साहिल ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूंगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। साहिल झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से उसे देखा तो समझ में आया यह तो उसके बचपन का दोस्त राहुल है। इस हाल में साहिल ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? साहिल के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं लूँगा। साहिल हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। बैठो, मैं अभी आया। लड़का डरते डरते सामने पड़ी मेज कुर्सी पर बैठ गया। साहिल कुछ देर में आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। साहिल उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताओ। राहुल ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। जमींदार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त ना कर सके और फांसी लगा ली। तब मैं बहुत छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम नहीं मिला। भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर राहुल बोला,
साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपए बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊंगा। साहिल हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊंगा, तब भी मेरा सामान उठा लेना। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो राहुल उससे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर साहिल कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। राहुल पढ़ने में बहुत तेज था, उसमें और साहिल में हमेशा फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। साहिल के पिता का ट्रांसफर हो गया तो साहिल स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। साहिल को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। साहिल अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने उससे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। साहिल ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। आप कहाँ रहते हो और आगे क्या करोगे? राहुल ने जवाब दिया, साहब क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था, वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ता था। साहिल बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता? राहुल बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातें गौर से सुन रहा था। राहुल को एक पल के लिए भी यह एहसास न हुआ कि यह तो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त है, क्योंकि साहिल के नए नक्श से लेकर उसका पहनावा सब कुछ बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? साहिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, राहुल बोला। साहिल ने हाँ में सर हिलाया। राहुल सामान लेकर आगे आगे और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वो होटल में पहुंच गए। साहिल ने एक कमरा लिया। राहुल उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं आपका सामान लेने आ जाऊंगा। साहिल बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। साहिल बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। राहुल कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद साहिल राहुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने राहुल की जरूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहाकर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी साहिल आ गया। राहुल अपने कपड़ों को देखकर रो रहा था। साहिल बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? राहुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया है। साहिल उससे बैठकर बातें करने लगा। कितना कर्जा था तुम्हारा? राहुल ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हजार था, अब तो 80-90 हजार हो गया होगा। काफी इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह साहिल राहुल को लेकर गांव घूमने गया। वहां राहुल ने अपना घर दिखाया जो बंद पड़ा था। फिर वह उसे उस पेड़ के नीचे ले गया जहां कल तक वह सोता था। राहुल बोला, साहब यह पेड़ ही मेरे माँ बाप हैं, मैं यहीं सोता हूँ।
साहिल बोला, राहुल मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। यह सुनकर राहुल चौंक गया। साहिल ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। यह सुनकर राहुल गौर से साहिल के चेहरे की ओर देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप, वह कुछ बोलता इससे पहले साहिल ने कहा, साहब नहीं, साहिल तुम्हारा दोस्त। राहुल कुछ बोल ना सका। वह बस एकटक साहिल को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उमड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया, इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। साहिल ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। साहिल के चाचा साहब पहले से जानते थे। साहिल ने उनसे कुछ बात की। साहिल के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पहुंच गए। साहिल के चाचा ने जमींदार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? जमींदार ने अकड़ कर कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता। सब मिलाकर 1 लाख रुपए हैं। साहिल ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर जमींदार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। जमींदार यह देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज वापस कर दिए, बैल उसे घर भिजवा दिए। वहां से निकलकर साहिल बोला, चाचा जी मैं शहर पहुंचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसानों के सामने राहुल से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। यह सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख भी नहीं उठा सकेगा। साहिल ने राहुल को खेती करने के लिए 20,000 रुपए और दिलवा दिए। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर साहिल ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊं तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। यह कहकर साहिल ने राहुल को गले से लगा लिया। अगले दिन साहिल शहर चला गया। वहां से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन साहिल दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाजा खोलने गया तो देखा सामने राहुल खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। साहिल ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने साहिल के माता पिता के पैर छुए। साहिल बोला, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? उस जमींदार ने परेशान तो नहीं किया? राहुल बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है। मेरी फसल भी अच्छी हुई। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 है, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। साहिल बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे। तूने कैसे सोच लिया कि ये पैसे मैं ले लूंगा? लेकिन राहुल जिद करने लगा। तब साहिल के पिता ने कहा, बेटा रख लो, ये इसकी खुददारी है। जो शिक्षा मैंने दी थी या उसी का पालन कर रहा है। साहिल पैसे रख लेता है। फिर राहुल शर्माते हुए उसे अपने शादी का कार्ड पकड़ा देता है। साहिल कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी साहिल के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा ये? राहुल बोला, मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी तो कोई औकात नहीं थी। साहिल बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद साहिल अपने परिवार के साथ राहुल की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर राहुल बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती का मिसाल देने लगा। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी अम्मा जी का दर्द। कुशल आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां लग रही थी।
उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। बुलंदशहर के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफर रवि जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही ना चला। रंजना से शादी, फिर कुशल का होना, इस सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। रवि जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए रवि भी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद रवि ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो। बेटा, मुझे तो तू गांव ही छोड़ा, जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी न हो। कैसा जीवन, यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मा, वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गई। इस बात से गुस्सा होकर रवि ने कई महीनों तक अम्मा को फोन भी नहीं किया। अम्मा फोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात टाल देते थे। आज कई महीनों बाद रवि रंजना और कुशल को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर रंजना और कुशल को छोड़कर आने का प्लान था। कुशल सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रवि और रंजना यह देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। कुशल के कुछ खिलौने, कपड़े और जरूरी सामान रंजना ने पैक कर दिया था। रवि, रंजना और कुशल तीनों अपनी गाड़ी में घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि अम्मा भी ज्यादा बात नहीं करती थी। रवि के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, कुशल झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। रंजना सामान निकाल रही थी और रवि गाड़ी पार कर रहे थे। कुशल अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। कुशल को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई? रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। यह कहकर वे सिल को समेटने लगी, फिर सिलबट्टे को धोने लगी। तभी रवि और रंजना आंगन में आ चुके थे। रंजना ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। रवि भी आगे बढ़कर अम्मा के पैर छुए तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। रवि ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ भी कर दो। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में मेरा दम घुटता है, मैं वहां मर जाती। यह देखकर कुशल बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रवि बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने कुशल को गोद में उठा लिया। खबरदार, जो मेरे पोते को किसी ने कुछ कहा। रंजना रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी कुशल के साथ बातें करने लगी। रवि आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन कब बीत गए। रवि वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए रंजना और कुशल को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को कुशल को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हालचाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी, किसी किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे, जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ है। एक दिन कुशल ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा, यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोले, तेरा बाप तो पैसों के पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कम कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। कुशल बोला, अम्मा, क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर उदासी सी छा गई। फिर वो बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो भी इसे बेच देगा। यह सुनकर रंजना ने कहा, अरे अम्मा जी, कैसी बात करती हो?
अभी तो आपको कुशल के लिए बहू भी लानी है। कुशल बोला, अम्मा जी बताओ ना, कब लाओगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और रंजना दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। यह सुनकर कुशल बहुत खुश हुआ। चलो शाम को तो बहू तो मिल जाएगी। न शादी का मतलब पता था न बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद रवि दोनों को लेने के लिए आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? रवि ने कहा, अम्मा छुट्टियों में आते रहेंगे। यह सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गई। बोली, मेरी छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर रवि बोले, अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले आए। अगले दिन सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन रवि ने कुशल को रात को जगाया। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। कुशल को समझ नहीं आ रहा था, ना छुट्टी है ना कोई त्योहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं? रवि, रंजना और कुशल तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। कुशल ने देखा आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी हैं, पास में दीपक जल रहा है। रवि और रंजना दोनों रो रहे थे। कुशल अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रही। रवि की गोद में बैठा वह एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वह उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर रंजना जोर जोर से रोने लगी। रवि ने कुशल को उठाकर गोदी में बिठाया। देर रात तक कुशल अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहां नहीं थी। कुछ औरतों के साथ रंजना बैठी रो रही थी। कुशल ने रंजना को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? रंजना ने कुशल को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब रवि वापस आए तो कुशल उनसे लिपट कर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। रवि ने कुशल को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, रवि ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही कुशल ने कहा, पापा अम्मा जी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? रवि ने कुशल को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहाँ से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहा मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी अपनों का साथ। पार्वती जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर बैंक के लिए चल दी। उन्हें आज उम्मीद थी कि पेंशन तो मिल ही जाएगी। वो जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड, माँ जी आज आप फिर आ गई। मैंने आपको कहा था इस महीने पेंशन देर से आएगी, अभी पेंशन नहीं आई है। यह सुनकर पार्वती जी का कलेजा बैठ गया। पार्वती जी, बेटा 2 महीने होने को आए, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अगर अब भी पेंशन ना मिली तो मैं जिंदा ना रहूंगी। बेटा एक बार मैनेजर से मिल लेने दो। बूढ़ी पार्वती जी पर तरस खाकर उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उन्होंने मैनेजर के केबिन की तरफ झांका। मैनेजर बैठकर चाय पी रहा था। पार्वती जी डरते डरते उसके पास पहुंच गई। पार्वती जी, साहब मैं बहुत दिनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई। उनकी आवाज सुनकर मैनेजर चौंका। मैनेजर, अरे माँ जी आप बाहर पता कीजिए। पार्वती जी, बेटा बाहर तो कई बार पता कर चुकी हूँ, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं है। आप मेरे को कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, जब पेंशन आए तो उसमें से काट लेना। मैनेजर, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होता, ऐसे हम उधार नहीं दे सकते, जब आपकी पेंशन आएगी तभी आपको मिलेगी। मैनेजर का रूखा सा जवाब सुनकर पार्वती जी बाहर आ गई और घर की ओर चल दी। चलते चलते वे थक गई थी तो एक बंद दुकान में जाकर बैठ गई। पार्वती जी ने सामने देखा तो एक रेस्टोरेंट था, जिसे देखकर उन्हें कुछ याद आया। 5 साल पहले उनका बेटा अंकित उन्हें इसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने लाया था जब उसकी पहली नौकरी लगी थी। इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया।
नौकरी लगने के 2 साल बाद ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और उसके 1 साल बाद दोनों कनाडा चले गए। पहले कभी कभी उनका फोन आता था, 1-2 बार उसने पैसे भी भिजवा दिए, लेकिन पिछले 1 साल से उसने पार्वती जी की कोई खबर नहीं ली। पार्वती जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था काश मरने के पहले एक बार अंकित को देख पाती। यही सोचकर वे बहुत देर उस रेस्टोरेंट को देखती रही, जैसे अभी उनका बेटा आएगा और उन्हें वहां ले जाएगा। इस उम्मीद से वे वहां बैठी रही। तभी उनके पास एक छोटी सी लड़की आई। लड़की, माँ जी एक गुब्बारा ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। माँ जी को रोता देख वो उनके पास बैठ गई। लड़की, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? पार्वती जी, कुछ नहीं बेटा, मुझे माफ करना, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं गुब्बारा ले सकूं। लड़की बोली, नहीं माँ जी, पहले आप बताइए आप क्यों रो रही थी? वह लड़की जिद करके बैठ गई। तब पार्वती जी ने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर वह लड़की बोली, लड़की, माँ जी आप कहीं जाना मत, मैं अभी आई। वह लड़की सिग्नल पर खड़े और बच्चों के पास गई और उनसे कुछ बात करने लगी। कुछ देर में वो लड़की वापस आई, उसके साथ कुछ और बच्चे थे और बोली, लड़की, माँ जी हाथ आगे कीजिए। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसने उनके हाथ पर कुछ रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। पार्वती जी ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। लड़की, माँ जी आप चिंता ना करें, आज तो अभी इतनी ही कमाई हुई है, कल से हम सब अपनी आधी कमाई आपको दे दिया करेंगे जब तक आपकी पेंशन नहीं मिल जाती। पार्वती जी, नहीं बेटा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो। लड़की, क्या आपकी बेटी होती तो आपको भूखों मरने देती। माँ जी आप ये पैसे रखो और मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। कल से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पैसे पहुँच जाएंगे। पार्वती जी के आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अपना सगा बेटा उन्हें बेसहारा छोड़ गया था और जिन बच्चों को हर सिग्नल पर हम तिरस्कार की नजरों से देखते थे, वे ईश्वर की तरह मदद करने आ गए। पार्वती जी, बेटा तुम कौन हो? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। लड़की, मेरा नाम शांति है, ये भोला है, ये रवि है। धीरे धीरे वह सबके नाम गिनाने लगी। पार्वती जी, बेटा मैं ये पैसे नहीं ले सकती, इसे तुम रखो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। लड़की, माँ जी हम सब अनाथ हैं, यहीं सिग्नल पर कुछ सामान बेचकर गुजारा करते हैं और पास ही में हमारी झुग्गी है, वहीं रहते हैं। पहले हम भीख मांगते थे, फिर कुछ पैसे जोड़कर हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। पार्वती जी, खबरदार, जो अपने आप को अनाथ कहा, अभी मुझे अपनी बेटी कह रही थी। तुम सब अनाथ नहीं हो, तुम सब मेरे घर चलो, आज से वहीं रहना, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। लड़की बोली, नहीं माँ जी, हम इस लायक नहीं जो आपके घर में रहें, हमारे जैसे लोग तो यहीं झुग्गी में रहते हैं। पार्वती जी, बेटा तुम सब उन लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हो जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहते हैं। जो दौलत तुम्हारे पास है वो इन सब के पास कहाँ? पार्वती जी उन सब बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। उस लड़की ने और उसके साथ बच्चे बाहर से खाने पीने का सामान ले आए। पार्वती जी ने खाना बनाया, सब ने खाना खाया। उसके बाद वे सब अपने काम पर चल दिए। पार्वती जी, मैं रात का खाना बना कर रखूंगी, आज से तुम सब यहीं रहोगे, शाम को टाइम से आ जाना। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी। लड़की, माँ जी आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वो भी इसी तरह मेरे लिए खाना बना कर रखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। पार्वती जी, बेटा आज से मुझे अपनी माँ समझ, और तेरी ही नहीं, मैं इन सब की माँ हूँ। लड़की, माँ जी आज से हम खूब मेहनत करेंगे, अब तो हमारे पास माँ है। पार्वती जी, हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने का भी इंतज़ाम करूंगी। इस तरह पार्वती जी को भी अपनों का साथ मिल गया। अब वे अकेली नहीं थी, अब से जीना चाहती थी उन बच्चों के भविष्य के लिए। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी फ्रिज का पानी। गर्मी शुरू हो चुकी, आज बर्फ का ठंडा पानी पिएंगे। माँ ने मुझे 2 रुपए देते हुए कहा। मैंने झट 2 का नोट पकड़ते हुए माँ से कहा, मुझे शर्म आती है,
2 रुपए की बर्फ लाने में दुकानदार हमेशा झिकझिक करता है, कहता है 5 रुपए की बर्फ है, फिर भी मुझे दे देता है, या कहकर कि अगली बार से 5 रुपए लाना। मोहल्ले के सभी लोगों के घरों में फ्रिज आ चुके हैं, सब फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। अपने घर में कब फ्रिज आएगा? तब माँ बताने लगी, तेरे बापू जितना कमाते हैं सब घर में खर्च हो जाता है, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते। मैं 2 रुपए लेकर बर्फ लेने चल पड़ा। इस बार दुकानदार अपनी बात पर अड़ गया, कहने लगा, तू फिर आ गया 2 रुपए लेकर, इस बार तुझे बर्फ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले। उस दिन मैंने सारी मार्केट छान मारी, मगर 2 रुपए की बर्फ कहीं ना मिली। धूप में कमीज पसीने से भीग चुकी थी। चिलचिलाती तेज धूप में नंगे सर इधर उधर दौड़ता रहा। अंत में खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। मन उदास था। इस बार भी गर्मियों के दिनों में गर्म पानी पीना पड़ेगा। पड़ोसी भला अपने फ्रिज का पानी हमें क्यों देंगे? एक बार पड़ोसी ने तो साफ मना कर दिया था। कहने लगे, हमारे फ्रिज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है तो हम क्या करें? उनकी जली कटी सुनने से अच्छा है कि गर्म पानी ही पी लिया जाए। लेकिन उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। बिजली चली गई। सूरज की तपन से ऊपर वाला हमारा कमरा एकदम तपने लगा। माँ और बहन तो गली के बाहर चौखट पर बैठ गई, लेकिन मैं कहाँ बैठूं? मुझे घर से बाहर निकलना, इधर उधर घूमना पसंद नहीं था। तभी गली में रिक्शे पर लदा एक फ्रिज आता नजर आया। लो, एक और पड़ोसी का फ्रिज आ गया। माँ ने बहन को बताया। मैं छज्जे पर खड़ा सुन और देख रहा था। अचानक मेरे कदम सीढ़ियों से नीचे उतरे। चौखट पर बैठी अम्मा और बहन के बीच से निकलकर मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। माँ ने एक बार टोका भी, नेक राम, इतनी भरी दोपहरी में कहाँ जा रहा है? मगर मैंने कोई जवाब न दिया, बस इतना कहा, अभी आता हूँ। मोहल्ले की एक बड़ी सी फ्रिज की दुकान पर पहुंचा। वहां बहुत सारे छोटे बड़े फ्रिज रखे हुए थे। उन फ्रिजों को देख मन बड़ा खुश हो गया। काफी देर तक उन फ्रिजों को देखता रहा। तभी दुकान के अंदर बैठे एक मोटे आदमी ने घूरते हुए अपने नौकर से कहा, जरा देख दुकान के बाहर कौन लड़का खड़ा है, कहीं चोर ना हो। हमारा सामान दुकान के बाहर तक फैला हुआ है। वह नौकर गले में गमछा डाले मेरी ओर बढ़ा। क्या चाहिए? इतनी देर से दुकान के भीतर क्यों झांक रहा है? नौकर की बात सुनकर पहले तो मैं डर गया कि इन्हें क्या जवाब दूं। फिर मैंने बोला, जी हमारे घर फ्रिज नहीं है, मुझे एक नया फ्रिज खरीदना था। मेरी बात सुनकर नौकर मुझे दुकान के भीतर ले गया और दुकानदार से मिलवा दिया। दुकानदार ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। पतला दुबला शरीर, बदन पर पसीने से भीगी हुई एक पतली सी कमीज, पैरों में पुरानी घिसी चप्पल, उम्र 13 साल के आसपास। हाँ बोल छोकरे, तुझे क्या चाहिए? हम फ्रिज बेचते हैं। तब मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर एक फ्रिज खरीदना था। दुकानदार ने एक फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लाल रंग का फ्रिज, इसकी कीमत 3,500 रुपए है। तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? दुकानदार की बात सुनकर मैंने कहा, अभी तो नहीं है इतने रुपए, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हो? दुकानदार ने मुझे गौर से देखा और कहा, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, बड़े बड़े फ्रिज रिक्शे पर लादने होते हैं, तुमसे तो फ्रिज हिलेगा भी नहीं, घर घर फ्रिज पहुंचाने भी पड़ते हैं। तब मैंने कहा, सब काम कर लूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे एक फ्रिज खरीदना है, इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब दुकानदार कहने लगा, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता, बात समझा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं 2 घंटे तक दुकान के बाहर धूप में खड़ा रहा। फिर अचानक दुकानदार बोला, इधर आओ। दुकान के अंदर, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नेक राम है, कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई भी ना रुके। तुम रोज सुबह 9 बजे मेरी दुकान पर आओगे, 3 घंटे काम करोगे, दोपहर के 12 बजते ही तुम घर चले जाना। तुम्हारा स्कूल दोपहर 1 बजे लगता है। शाम को स्कूल से 6 बजे छुट्टी होने के बाद तुम सीधे दुकान पर आओगे, 1 घंटे काम करोगे, फिर घर चले जाना। यही रोज का नियम रहेगा। दुकानदार से नौकरी की बात करके मैं खुशी खुशी घर लौट आया। 1 महीने बाद
नेक राम, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं देख रही हूँ तुम रोज स्कूल से लेट आते हो। स्कूल से छुट्टी तो शाम 6 बजे हो जाती है, फिर तू 1 घंटे कहाँ गायब रहता है? और सुबह भी घर से गायब रहता है। कहीं आवारा लड़कों के साथ तो नहीं घूमने लगा? माँ ने डांटते हुए कहा। मेरी खामोशी देखकर बहन बोल पड़ी। पहले तो नेकराम घर में ही रहता था, अब 1 महीने से बाहर ही घूमता रहता है। बड़े भाई ने भी मौका ना छोड़ा। अब नेकराम को कमरे में कैद करके रखना पड़ेगा, तभी नेकराम सुधरेगा। अगले दिन सुबह आंख खुली तो घड़ी में 8 बज चुके थे। कमरे में मैं अकेला था, दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने दरवाजा हिलाया मगर ना खुला। दीवार पर एक छोटी खिड़की थी जो पड़ोसी की छत की तरफ खुलती थी। मैंने एक स्टूल की मदद से खिड़की को खोला और पड़ोसी की छत पर कूद गया। लेकिन अब पड़ोसी की छत से नीचे कैसे उतरूं, क्योंकि पड़ोसी की सीढ़ियां तो कमरे के भीतर हैं। भगवान का नाम लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतर आया। कमला आंटी रसोई घर में कुछ पका रही थी। उनका 7 महीने का बेटा हर्ष पलने में झूल रहा था। मैं दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता आंटी के कमरे से बाहर गली में आ गया। मौका अच्छा था, किसी ने देखा नहीं। मैं दौड़कर दुकान पर पहुंच गया। फिर रोज की तरह 12 बजे घर वापस लौट आया तो कमला आंटी दरवाजे पर ही बैठी थी। गली में माँ दूसरी पड़ोसन से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही मेरा कान पकड़ते हुए बोली, सुबह मैंने जब ताला खोला तो तू वहाँ कमरे में नहीं था, अब आ रहा है मौज मस्ती करके। आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। गली में पीटते हुए मुझे कमरे में ले गई। भाई दौड़कर रस्सी ले आया। बहन ने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए। अब तू कहीं नहीं भाग सकेगा। तभी एक मिस्त्री 2-4 ईंटें सीमेंट हथौड़ी वसूली लेकर आया और जिस खिड़की से मैं भागा था वह खिड़की उसने बंद कर दी। शायद लगता है घर के लोगों को पता चल गया होगा कि मैं खिड़की से भागा हूँ, क्योंकि स्टूल तो खिड़की के नीचे ही रह गया था और खिड़की भी खुली रह गई थी। उस दिन माँ ने मुझे खाना खिलाया मगर मेरे हाथ पैर न खोले और कहा, नेकराम तू सच सच बता कहाँ जाता है? मगर मैं चुप रहा। उस दिन माँ ने मेरी शिकायत शाम को पिताजी से लगा दी। पिताजी ने एक मोटे डंडे से तबीयत से मुझे कूटा, जिस्म पूरा लाल हो गया। पड़ोसियों ने आकर मुझे बचाया। तब पिताजी बोले, आप लोग नहीं जानते, नेकराम घर से बाहर घूमने लगा है। आज इसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि यह भाग ना सके। तभी गले से एक व्यक्ति दरवाजा खटखटाता हुआ बोला, नेकराम का यही घर है? पिताजी ने छज्जे से झांका तो एक रिक्शे वाला अपने रिक्शे पर एक लाल रंग का फ्रिज रखे जोर जोर से नेकराम नेकराम पुकार रहा था। तब पिताजी ने माँ से कहा, लगता है किसी पड़ोसी ने नया फ्रिज मंगवाया होगा, मगर यह नेकराम को क्यों बुला रहा है? अम्मा ने कहा, जाओ गली में पता करके आओ आखिर बात क्या है और फ्रिज का पता लगाओ किस पड़ोसन ने मंगवाया है। भाई ने जवाब दिया, काले राम की किराने की दुकान है, खूब चलती है, उसी ने मंगवाया होगा। रिक्शे वाले ने अब तक फ्रिज हमारे घर की देहरी पर रख दिया। तब माँ बड़बड़ाती हुई बोली, अरे रिक्शे वाले भैया, किसी और का फ्रिज हमारी देहरी पर क्यों रखते हो? उठाओ इसे, जिसका है वहीं ले जाओ। तब रिक्शे वाले ने कहा, मेरे पास एक रसीद है, इसमें इसी घर का पता लिखा हुआ है और गोपाल नाम लिखा है। तब पिताजी बोले, गोपाल तो मेरा ही नाम है, पता भी हमारे घर का लिखा हुआ है, मगर हमने तो कोई फ्रिज नहीं खरीदा, शायद तुमसे कोई भूल हो गई होगी। मैं छज्जे पर खड़ा सब देख रहा था। अम्मा बोली, हमारे घर तो खाने को एक दाना नहीं, हम फ्रिज कहाँ से खरीद सकते हैं? और नेकराम के बापू तो दुकान पर फ्रिज खरीदने गए भी नहीं। इतने में फ्रिज के दुकान का मालिक एक स्कूटर पर बैठा गली में आता नजर आया। हमारे घर के बाहर स्कूटर रोक दिया और कहा, नेकराम ने पेमेंट कर दी है, यह फ्रिज अब आप लोगों का है। नेकराम 1 महीने से हमारी दुकान में नौकरी कर रहा था। बड़े बड़े फ्रिजों को मकान के ऊपर पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना
और घर में किसी को ना बताना बहुत बड़ी बात है। नेक राम ने ही मुझसे कहा था कि घर में मेरी नौकरी की बात का जिक्र किसी से ना करना, वरना मेरी माँ को दुख होगा और माँ मुझे नौकरी नहीं करने देगी। नेक राम ने यह भी कहा था, जब फ्रिज के रुपए इकट्ठे हो जाएं, तब यह फ्रिज मेरे पिताजी के नाम पर रसीद काटना। घर में मेरे पिताजी के होते हुए मैं रसीद में अपना नाम कैसे लिखवा सकता हूँ? इसमें मेरे पिताजी का कहीं सर झुक ना जाए। मैं भी मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी ने भी हमारे लिए एक नया फ्रिज खरीदा है। गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मैंने कान पकड़ते हुए कहा, आज के बाद बिना बताए कोई काम नहीं करूँगा। उस दिन माँ बहुत रोई जब मेरे हाथों में छाले देखे। बहन भाई के आंसू थम नहीं रहे थे। पिताजी ने मुझे सीने से लगा लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी जमींदार। एक गांव में एक जमींदार था। उसके पास कई नौकर काम करते थे, जिसमें गांव से लगी बस्ती का एक नौकर जग्गू भी था। बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। वह एक झोपड़े में बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर काम में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने को। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए और औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई कि पास ही घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, लेने आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग जाए, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वहां कौन से नूर गड़े हैं। माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह बुक्का फाड़कर रोने लगी। रोते रोते थककर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी। साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुनकर बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी साग चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी ले वे सोने चले गए। सुगा पाम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। तब बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती। उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुड़ गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा,
कि मालिक यह हमारे किस काम आएगा। इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते। झोपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा, बोला ठीक है, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, लेकिन यह हार भी तुम्हारा हुआ। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की। पूर्णिमा की रात थी। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े बड़े डग भरते हुए अपने गांव लौट रहे थे। गांव के करीब पहुंचते ही मुल्ला को तसल्ली हुई। गांव के छोर पर एक कुआं था। मुल्ला ने सोचा, इस कुएं में कितना पानी है, जरा देखता चलूं। मुल्ला कुएं की मुंडेर के पास पहुंचे और कुएं में देखते ही चौंके, अरे चंदा मामा कुएं में गिर गए हैं। कुएं का पानी तो बहुत ठंडा होगा, चंदा मामा कहीं ठंडे पड़ गए तो चलो रस्सी के सहारे चंदा मामा को बाहर निकाल दूं और फिर चंदा मामा को गेंद की तरह यूं उछाल दूं, उधर से उधर पहुंचा दूं आकाश में। यह सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन घर से रस्सी ले आए और फंदा बनाकर डाल दिया कुएं में। फिर जोर से चिल्लाए, चंदा मामा, ओ चंदा मामा, बिल्कुल डरना मत, रस्सी अच्छी तरह पकड़ कर रखना, अब मैं खींचता हूँ। गहरे कुएं में रस्सी कहीं फंस गई थी। मुल्ला जोर लगाकर खींचते पर रस्सी ऊपर नहीं आ रही थी। मुल्ला ने सोचा, लगता है रोज पूरन पूरी खाकर चंदा मामा का वजन बढ़ गया है, रस्सी जोर से खींचनी पड़ेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना दाया पांव कुएं की मुंडेर पर जमाया, रस्सी इधर उधर हिलाई और फिर पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींची। कुएं में फंसी हुई रस्सी छूट गई। रस्सी छूटते ही मुल्ला धड़ाम से गिरे। चारों खाने चित। सिर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। कुछ देर के लिए मुल्ला अचेत हो गए, उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर के बाद होश आने पर मुल्ला ने आंखें खोली और देखा तो आकाश में गोल मटोल चंदा मामा थे। मुल्ला एकदम प्रसन्न हो उठे। वे बोले, थोड़ी चोट लगी तो लगी, पर कुएं में से चंदा मामा को बाहर तो निकाल दिया और कैसे पहुंचा दिया आकाश में। तभी तो चंदा मामा मेरी ओर देखकर कैसे मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वहां से उठकर मुल्ला नसरुद्दीन अपने खेत पर आ गए और खेत की मचान पर बैठ गए। खेत में हरी हरी फसल लहलहा रही थी, पक्षी चहक रहे थे। तभी एक बैल बाड़ तोड़कर खेत में घुस आया। खेत में किसी जानवर के घुसने की आवाज मुल्ला के कानों में पड़ी। मुल्ला ने गर्दन ऊंची करके आवाज की दिशा में देखा तो एक बैल खेत की खड़ी फसल बर्बाद कर रहा था। बाड़ के बाहर रास्ते पर उस बैल का मालिक आराम से खड़ा था। मुल्ला ने बैल के मालिक को पुकारते हुए कहा, आपका यह बैल मेरी खड़ी फसल बर्बाद कर रहा है, आप जल्दी से उसे रोकिए, उसे खेत से बाहर निकालिए और मेरा नुकसान होने से बचाइए। बैल का मालिक बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मुल्ला जी, बैल अभी आपके खेत में है। बैल आपके खेत में काम करे या नुकसान करे या आपके और बैल के बीच का निजी मामला है, किसी के निजी मामले में मैं कैसे दखल दूं। मुल्ला ने सोचा, ऐसे निर्लज आदमी के साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं। मुल्ला हाथ में लाठी लेकर दौड़े और बैल को सटाक सटाक मारने लगे। बैल इधर से उधर उछलने कूदने लगा। तभी बैल का मालिक चीखता चिल्लाता हुआ दौड़ कर आया। अरे अरे मुल्ला जी, यह क्या कर रहे हैं? आपके हृदय में जरा भी दया है या नहीं? मेरा बैल अभी अधमरा हो जाएगा। मेरे बैल से किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, आपका बैल इस समय मेरे खेत में है, इसलिए मैं इसे चराऊं या मारूं, या मेरे और बैल के बीच का निजी मामला है। किसी के निजी मामले में आप कैसे दखल दे सकते हैं? बैल के मालिक को सब कुछ समझ में आ गया। उसने तुरंत मुल्ला से माफी मांगी। मुल्ला ने बैल को मारना बंद कर दिया और बैल का मालिक बैल को खेत से लेकर बाहर चला गया। धन्यवाद।